हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दैट द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस इज़। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था नर्सिंग प्रोसेस में 5 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें से जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा असेसमेंट। यानी कि हम पेशेंट के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव डाटा को देख के पेशेंट को असेस्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे नर्सिंग प्रोसेस का। मैं पाँचों स्टेप के नाम बता देती हूँ तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बाय चांस आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो 5 में से पहला जो स्टेप होता है वो होता है, मैंने बताया आपको, असेसमेंट। देन हमारी होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है हम डायग्नोस करते हैं देख के उसके साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, देन हमारा थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है गोल, ऑब्जेक्टिव। कि मतलब मान लो हमने पेशेंट को असेसमेंट कर लिया, हमने उसकी डायग्नोसिस पता कर ली। फॉर एग्जांपल पेशेंट को जॉन्डिस है, तो अब हमारा गोल क्या होगा? उसको इसके जॉन्डिस को कम करना, या जो उसका बढ़ा हुआ बिलीरुबिन है उसको कम करना। ये हमारा गोल यानी ऑब्जेक्टिव होगा। देन फोर्थ जो स्टेप होता है वो होती है हमारी प्लानिंग, या इसी को हम इंटरवेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? मान लो हमें पता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें इसके जॉन्डिस को कम करना है, तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। हाँ, कि हमें जॉन्डिस को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई न्यूनेटल बच्चा है तो उसे फोटोथेरेपी देनी है, या जो भी मेडिकेशन वगैरह चलानी है, कैसे उसका देखभाल करनी है, ये सब हम पूरी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, देन होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन में हम उस जो भी हमने प्लानिंग की है उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं मतलब जो भी मान लो हमने प्लानिंग करी कि हमें इसको दवा देनी है इस टाइम पे, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमें वो दवा किस टाइम पे देनी है उसको इम्प्लाई करना है। ठीक है, देन लास्ट जो स्टेप होता है इसमें मैंने 5 बताया, मैंने 6 होते हैं मेजरली। तो 6 जो स्टेप होगा लास्ट वो होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन भी ऑप्शन में देखो दिया है। तो ये लास्ट स्टेप होता है कि मतलब सब कुछ आपने कर लिया, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ कर लिया, तो लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या पेशेंट में कोई सुधार आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप होते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तब आपका आंसर इवैल्यूएशन होता। बट अभी फर्स्ट स्टेप पूछा है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? असेसमेंट। इसको याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम किस नाम से जानते हैं? मदर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, लेडी ऑफ द लैम्प, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर, या फाउंडर ऑफ मिडवाइफरी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज लेडी विद द लैम्प। यहाँ पे ऑफ हो गया, ये विद द लैम्प होगा। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ अ कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। कोई भी इचिंग इन्फ्लामेशन हो जाती है ना, हम लोग को सूजन हो जाती है किसी चीज़ की वजह से, तो उसका कार्डिनल साइन यानी मेन साइन क्या होता है ये पूछ रहा है। ब्लीडिंग होती है, रेडनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, शिवरिंग होती है। तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी रेडनेस। कोई भी सूजन होती है तो उस पार्ट में हमारा जो एरिया होता है वो लाल पड़ जाता है, रेड हो जाता है, तो रेडनेस इसका मेन साइन होगा इन्फ्लामेशन का। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। फिर व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट? पल्स रेट बोल दे या फिर हार्ट बीट बोल दे, वो सेम चीज़ ही होगी। तो एडल्ट की पल्स रेट कितनी होती है नॉर्मली? तो वो होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 60 से 100 बीट्स पर मिनट ये नॉर्मल होती है। अगर 60 से कम जाता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और 100 से अबव जाता है तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन में आता है जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। बट अगर 60 से 100 के बीच में है तो वो हमारी नॉर्मल वैल्यू में कंसिडर होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइट इज़ कॉमनली यूज टू एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर यानी IM इंजेक्शन। कौन सी साइट का यूज़ करते हैं हम IM इंजेक्शन को देने के लिए? डेल्टॉइड मसल, सेफेलिक वेन, फेमोरल आर्टरी, या फिर अल्नर नर्व। तो करेक्ट आंसर होगा डेल्टॉइड मसल्स। IM इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल पर दिया जाता है, वो भी कहाँ पर? डेल्टॉइड मसल्स पे। बटक्स में हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे बाइसेप्स में डेल्टॉइड मसल्स उधर पे दे सकते हैं, फोर आर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट इन द रिकवरी पोजीशन लाइज।
कोई पेशेंट है उसको रिकवर करना है तो वो किस पोजीशन में लेटेगा, लाई करेगा, सीधे, उल्टे या फिर टेढ़े, इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज लेटरल पोजीशन, यानी हाफ लेटरल, नहीं वन साइड पोजीशन पे लेटेगा। मान लीजिए ये इस तरफ से, ना तो पूरी तरह से फ्लैट होगा ना उल्टा होगा, बल्कि बोलते हैं ना करवट लेके लेटना, तो उसको बोलते हैं लेटरल पोजीशन। देन द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल या फिर फोरहेड। करेक्ट ऑप्शन होगा रेक्टल। रेक्टम से हम एकदम एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं, इसलिए बच्चों में कभी कभी जब टेम्परेचर हम एग्जैक्टली नाप नहीं पाते तो रेक्टम पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज़, इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। ऑप्शन है वियरिंग अ मास्क, यूजिंग ग्लव्स, हैंड हाइजीन या आइसोलेटिंग द पेशेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें हैंड हाइजीन। सबसे बेस्ट तरीका हैंड हाइजीन। अगर हाथों को धुल रहे हैं तो जो इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, तो क्या होगा, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से हम बच जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मैंने बताया था। तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन का प्रिंसिपल कौन नहीं है, अवॉइड कंटामिनेशन, वॉश हैंड, टच स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स विद बेयर हैंड्स, यूज स्टेराइल इक्विपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टच स्टेराइल ऑब्जेक्ट विद बेयर हैंड्स। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि कोई भी साफ़ सुथरे यानी स्टेराइल ऑब्जेक्ट है उसको बेयर हैंड यानी नंगे हाथों से पकड़ना, बिना ग्लव्स पहने अगर आप पकड़ रहे हैं तो ये क्या स्टेराइल टेक्निक है, नहीं, ये सेप्सिस में आ ही नहीं सकता। फिर तो हमने गंदगी अपने हाथों में ले लिया, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया ऑब्जेक्ट को, है ना। तो बिना ग्लव्स पहने अगर हम कोई काम करें तो वो एसेप्सिस में आ ही नहीं सकता, तो ये एसेप्सिस का प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता। तो नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन, ब्लड प्रेशर को हम किस में मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट क्या है। तो ब्लड प्रेशर को हम mm/Hg में मेज़र करते हैं। देन क्वेश्चन है, अ नर्स ऑब्जर्व अ पेशेंट हैज़ साइनोसिस, एक नर्स ने पेशेंट को देखा, उसको साइनोसिस हो रखा था, यानी उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी, साइनोसिस में ब्लू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों नीली पड़ जाती है इंसान की बॉडी, बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीजन लेवल, ब्लीडिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ह्यूमन बॉडी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, तो वो पार्ट हमारा नीला पड़ने लगता है, इसीलिए उसको हम कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। तो साइनोसिस का मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सी ऑप्शन। फिर द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म इज़ कॉल्ड, मैंने बताए थे हमारी नर्सिंग फील्ड में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम नर्सेस को फॉलो करने होते हैं, जिनके दायरे में रह के हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो उन प्रिंसिपल में 4 प्रिंसिपल होते हैं, ऑटोनॉमी, जस्टिस, मैलिफिसेंस एंड बेनिफिसेंस। तो ये सब हमारे कुछ मतलब एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उनमें से एक एथिकल प्रिंसिपल होता है ऑफ डूइंग नो हार्म, मतलब हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो उस पर्टिकुलर एथिकल प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, जस्टिस, फेडिलिटी, बेनिफिसेंस या नॉन मैलिफिसेंस। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नॉन मैलिफिसेंस, मतलब हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, हमें गलत तरीके से किसी का ट्रीटमेंट नहीं करना है, माल प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो डू नॉट हार्म का मतलब है नॉन मैलिफिसेंस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पेशेंट शेयर्स पर्सनल हेल्थ डाटा, जब कोई पेशेंट डॉक्टर या नर्स को अपनी पर्सनल चीज़ें बताता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हम नॉर्मली अपने घर वालों से या किसी और से बताने में कतराते हैं कि वो क्या सोचेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन हम वो चीज़ें डॉक्टर से तो बताएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर या नर्स को नहीं बताएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे। तो जब कोई पेशेंट अपनी पर्सनल हेल्थ रिलेटेड डाटा हमें शेयर करता है नर्स को, तो नर्स को क्या करना चाहिए, द नर्स मस्ट मेंटेन व्हाट। ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑटोनॉमी या साइलेंस। करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो नर्स को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है जो भी पर्सनल चीज़ें पेशेंट ने नर्स को बताई हैं उसको लीक नहीं होने देना है। उसे ये नहीं है कि गपशप करनी है और बाकी लोगों से हंस हंस के बताना कि अरे इसको तो हेपेटाइटिस है, इसको तो पाइल्स है, इस तरह की चीज़ें उसको मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसको लीक नहीं करना है, डाटा को अपने तक रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, बोल सकते हैं प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर है द करेक्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग कैथेटर इंसर्शन।
जब पेशेंट को कैथेटर इंसर्शन किया जाता है तो उसके लिए करेक्ट पोजीशन क्या दी जाती है? सुपाइन, फाउलर, डॉर्सल रिकम्बेंट, प्रोन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डॉर्सल रिकम्बेंट। ये डिटेल में आप लोग आगे पढ़ोगे, बट फिर भी इनके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। देन फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी इज। अगर कोई पेशेंट है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन यानी सीधे लेटाएंगे उसको, सिम्स यानी उसको लेटरल पोजीशन देंगे, फाउलर यानी थोड़ा सा अप करके देंगे, या लिथोटॉमी पोजीशन देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा फाउलर्स, मतलब कि थोड़ा सा उसका जो हेड है वो उठा देंगे एज़ कम्पेयर टू उसकी बॉडी से, मतलब इस टाइप से, ये ऐसे वाला नहीं, ये पोजीशन। तो मतलब सर को थोड़ा उठा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके ब्रीदिंग में थोड़ा जो दिक्कत हो रही है वो कम होगी। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, जब हम लेट जाते हैं तो हमें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हम बैठ जाते हैं तो हम फिर भी प्रॉपरली सांस ले पाते हैं। तो सुपाइन एकदम सीधा नहीं लेटाना, उसको थोड़ा सा उसका सर उठा देना, मतलब थोड़ा बैठी हुई पोजीशन, फाउलर पोजीशन देनी है, ठीक है। तो फाउलर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सब पोजीशंस होती हैं, आप लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावीनस फ्लूइड आर गिवन डायरेक्टली इनटू। जो आईवी फ्लूइड होता है उसको डायरेक्टली किस में दिया जाता है? मसल में, आर्टरी में, वेन में, स्किन में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, तो वो किस चीज़ की प्रोसेस होती है? किलिंग बैक्टीरिया ओनली, सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, क्लीनिंग विद वाटर या वाटर के साथ क्लीनिंग करना, डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको किल कर दे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। और एक और प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, जो स्पोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे, वो किल नहीं हो पाते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ही किल हो पाते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन सबसे अच्छी प्रोसेस होती है, डिसइंफेक्शन से भी ज़्यादा अच्छी। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्स को भी किल कर देती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में, कि स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन में स्पोर्स किल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली। नर्स को सबसे इमीडिएटली क्या रिपोर्ट करना चाहिए? पेशेंट रिफ्यूजेस फूड, कि पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, या यूरिन में ब्लड आना, या फिर माइल्ड फीवर, या फिर स्लीपिंग टू मच, या बहुत ज़्यादा सो रहा है पेशेंट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये ज़्यादा मेजर कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ चेकिंग पल्स इन एडल्ट। एडल्ट में पल्स को चेक करने के लिए सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है? कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, या फीमोरल आर्टरी। करेक्ट ऑप्शन है रेडियल आर्टरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स नर्सिंग प्रैक्टिस इज। कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करता है? टेक्स्ट बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, नर्स प्रैक्टिस एक्ट, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नर्स प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। ये हमें नर्सिस को गाइड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर एनी प्रोसीजर द नर्स शुड। कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड वाइटल्स, उसको वाइटल साइन रिकॉर्ड करनी चाहिए। वाइटल्स मैंने बताए थे, यानी कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब मेज़र करना चाहिए। या ऑप्टेन कंसेंट, कंसेंट लेना चाहिए, मतलब सहमति लेनी चाहिए पेशेंट से, या फिर कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या खाना ऑफर करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्टेन कंसेंट। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट हमें कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट मना कर रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस पर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? कंसेंट ऑब्टेन करना चाहिए पेशेंट से। फिर प्रेशर शोर इज़ कॉज्ड बाई। प्रेशर शोर मैंने बताया था, जब काफ़ी टाइम से कोई पेशेंट बेड रिडन यानी लेटा हुआ होता है बेड में, उठ बैठ नहीं सकता, तो एक ही पोजीशन पे लेटे लेटे उसकी बॉडी में कुछ अल्सर्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, जिनको हम प्रेशर शोर के नाम से या बेड सोर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेड पे पड़े पड़े वो अल्सर या सोर्स हो जाते हैं बॉडी में, इसीलिए हम बेड सोर या फिर प्रेशर सोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं? कॉज बाई इन्फेक्शन की वजह से, लैक ऑफ हाइजीन,
कंटिन्यूअस प्रेशर या पुअर न्यूट्रिशन ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कंटिन्यूअस प्रेशर। मान लीजिए ये पेशेंट है, सीधा बहुत टाइम से ऐसे ही लेटा है, उसको ना करवट बदली जा रही है, ना तो उसको चेंज की जा रही पोजीशन को। अगर वो महीनों तक, हफ्तों तक इसी तरह लेटा रहेगा तो पूरी बॉडी का प्रेशर उसके इस निचले हिस्से यानी पीठ वाले हिस्से पे पूरा प्रेशर पड़ेगा ब्लड का, पूरी बॉडी का। तो इस पीठ वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसे प्रेशर सोर हो जाएंगे। तो प्रेशर की वजह से प्रेशर सोर होते हैं, इसीलिए नाम भी इसका प्रेशर सोर है। तो कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू कैरी। आरबीसीज का मेन काम क्या होता है, किसको कैरी करना, डब्ल्यूबीसी को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को या वेस्ट को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा O2। आरबीसीज जो होती हैं वो O2 को कैरी करती हैं। देन है ग्लव्स आर पार्ट ऑफ। जो ग्लव्स हैं वो किसका पार्ट होते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का, फूड सर्विस प्रोटोकॉल का, वेंटिलेटर केयर का या आईवी प्रिपरेशन का। तो ये ऑप्शन, ग्लव्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का पार्ट होते हैं। ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग। नर्स किसको रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लैब टेस्ट रिजल्ट, पेशेंट्स बैंक डिटेल्स, वाइटल साइंस या फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर होगा वाइटल साइन। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है कि कोई भी पेशेंट है तो उसके वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करे, यानी उसके ब्लड प्रेशर को, उसके को, उसके रेस्पायरी रेट को, या उसका जो भी क्या नाम, हार्ट रेट है या बीपी है, पल्स रेट है, उसको मीज़र करें। इन सब चीज़ों को मीज़र करें, ये सब हमारे वाइटल्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ऑन। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बताया था अभी 5-6 प्रोसेस के पार्ट होते हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन। तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस पे बेस्ड होता है, मेडिकल कंडीशन पे, पेशेंट कंप्लेंट पे, नर्सिंग असेसमेंट पे या फिर लैब टेस्ट पे। तो नर्सिंग असेसमेंट पे, क्योंकि अगर हम पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, तभी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना पाएंगे। तो पहले स्टेप पर ही दूसरा स्टेप निर्भर है, ठीक है। तो असेसमेंट पे ही बेस्ड होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर है इन CPR, व्हाट डज C स्टैंड फॉर। CPR में C का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेशन, सर्कुलेशन, कार्डियो या फिर केयर। तो करेक्ट आंसर है कार्डियो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। तो याद रखना है कार्डियो, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर 12 से नीचे है तो फिर वो भी एबनॉर्मल है, 20 से ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो 12 से 20 के बीच में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारा कंसीडर किया जाता है, ब्रीथ्स पर मिनट इसकी यूनिट होती है। देन है हेल्थ एजुकेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हेल्थ एजुकेशन किसका एग्जाम्पल होता है, क्यूरेटिव सर्विस, प्रिवेंटिव केयर, डायग्नोस्टिक सर्विस या रिहैबिलिटेटिव केयर। करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंटिव केयर। हेल्थ एजुकेशन का मतलब हम किसी को हेल्थ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, हम उसे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ये किस में आएगा, प्रिवेंटिव केयर में आएगा। हम अगर किसी को हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे काफ़ी सारी बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसीलिए ये किसका ऑप्शन होगा, एग्जाम्पल होगा प्रिवेंटिव केयर, यानी बचाव करने वाली केयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वो होती है सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, हमने काफ़ी बार पढ़ा है, ठीक है। सो दीज आर ऑल 30 क्वेश्चंस जो कि आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।